प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम सरल परिपथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो हम लेकर चलते हैं। ये टॉपिक जो है वो है आपका व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज। तो व्हीटस्टोन जो है वो आपका एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने जो है प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था को जो है वो आपका एक नाम दिया गया, वो नाम जो है वो आपका बोला जाता है व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज। अब यहां से देखो कि सबसे पहले हमने चार प्रतिरोधों को लिया। एक प्रतिरोध हमने लिया P, दूसरा प्रतिरोध जो है वो हमने लिया Q, तीसरा प्रतिरोध जो है वो हमने लिया R और चौथा प्रतिरोध जो है वो हमने लिया S। इसमें से जो है वो आपका एक अज्ञात प्रतिरोध जो है वो है आपका S। तो ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया अज्ञात और इस अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये मान जो है वो हम व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर जो है वो हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपका क्या किया कि इसमें जो है वो आपके इन चारों प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज, तो ये जो है वो आपका एक समांतर चतुर्भुज हुआ जिसकी भुजा जो है वो आपकी हो गई A, B, C और D। तो ये जो है वो आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इस समांतर चतुर्भुज की इन भुजाओं में जो है वो आपके इन प्रतिरोधों को जो है वो आपका समायोजित किया गया। तो ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया P, ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया Q, ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R और ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया S। तो इन चारों प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज PQRS की भुजाओं में इस प्रकार से जो है वो आपका समायोजित किया जाता है कि इसके एक विकर्ण में हमने किसी सेल को लगाया। इस सेल का विद्युत बल जो है वो आपका हो गया E। यहां पर एक कुंजी को लगाया, ये कुंजी जो है वो आपकी हो गई K1। दूसरे विकर्ण में हमने क्या किया, एक धारामापी को लगाया, ये धारामापी जो है वो आपका हो गया और इसके साथ हमने एक कुंजी को लगाया। तो एक विकर्ण में हमने सेल और कुंजी को लगाया जबकि दूसरे विकर्ण में हमने एक धारामापी और कुंजी को लगाया। अब यहां पर जो है वो आपका क्या होता है कि जब इसमें जो है वो हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो अब इन कुंजियों को हमने क्या किया, दबाया K1 और K2। तो इसमें जो है वो आपकी धारा का प्रवाह हुआ। ये जाने वाली धारा जो है वो आपकी हो गई I और ये धारा जो है वो आपकी यहां पर जाकर ये जो है वो आपकी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक I1 दूसरा I2। अब यहां पर ये I1 और ये I2 और यहां पर जाकर पुनः ये प्राप्त धारा जो है वो आपकी हो गई I। तो अब इसके स्टेटमेंट को हम सुनते हैं और समझते हैं कि इसमें जो है वो आपका क्या हुआ, हमने चार प्रतिरोधों को लिया P, Q, R, S और इन चार प्रतिरोधों को हमने एक समांतर चतुर्भुज की चार संलग्न भुजाओं में इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि इसके एक विकर्ण में सेल तथा कुंजी तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी तथा कुंजी को लगाने पर जब इसमें हम सेल से धारा को प्रवाहित करते हैं तो दो संलग्न भुजाओं में, और वो दो संलग्न भुजाएं आपकी हुई A, B और BC। तो दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात यानी कि P/Q शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है यानी कि P/Q R/S। अब इसमें से अज्ञात जो है वो है आपका S, तो S आपका हो गया QR/P। तो इस प्रकार से हम इस अज्ञात प्रतिरोध के मान को जो है वो हम ज्ञात करते हैं। अब यहां से इनको देखो, सबसे पहले हमने प्रतिरोध P को जो है वो आपका AB भुजा में लगाया, प्रतिरोध Q को जो है वो हमने BC भुजा में लगाया। तो ये जो है वो आपके P और Q। अब तीसरा प्रतिरोध जो है वो हमने लगाया AB भुजा में, अज्ञात को हमने लगाया CD भुजा में और ये अज्ञात प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया S। जब कुंजी K1 और K2 को लगाते हैं तो इसमें जो है वो आपके धारा का प्रवाह होता है।
ये धारा जो है वो आपकी इस प्रकार से प्रवाहित होती है कि यहां पर जाकर धारा के दो मान जो है वो आपके हो गए। एक भाग जो है वो आपका डिवाइड हुआ I1, दूसरा भाग जो है वो आपका डिवाइड हुआ I2। अब यहां पर इनको जो है वो हम इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जब इसमें धारा का प्रवाह होता है तो बिंदु B और D ये दोनों जो है वो आपके समान विभव पर होते हैं। जब ये दोनों समान विभव पर होंगे तो इनके बीच विभवांतर जो है वो आपका शून्य होगा, और जब विभवांतर जो है वो आपका शून्य होगा तो इस भुजा में धारा का कोई भी प्रवाह नहीं होगा। तब इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होगा, दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहां से देखो, इसमें जो है वो हमने वर्ड दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस ब्रिज या सेतु का मतलब जो है वो आपका ये होता है कि ए बी सी ये दो भुजाएं हुई ए बी सी, और दूसरा जो है वो आपकी हुआ ए बी सी। तो इन दोनों के मध्य जब हम धारा मापी को लगाते हैं तो ये धारा मापी जो है वो आपका एक सेतु का जो है वो आपका कार्य करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। अब जब इसमें धारा का कोई भी प्रवाह नहीं होगा तो धारा मापी में विक्षेप जो है वो आपका शून्य होगा। तो यही जो है वो आपकी कहलाती है शून्य विक्षेप की स्थिति। अब यहां पर इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, इसमें हमने दो बंद पास को लिया, एक बंद पास एक, दूसरा बंद पास दो। अब इसमें हम किरचॉफ के लूप के नियम को हम लगाते हैं। तो जब किरचॉफ के लूप के नियम को लगाते हैं तो सबसे पहले हमने बंद पास लिया एक, और ही बंद पास जो है वो आपका हो गया ए बी डी ए बी डी। अगर हम इसको इस तरह से लेकर चले तो इसको जो है वो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये ए ये बी ये डी। अब ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया P, ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R, ये धारा जो है वो आपकी हो गई I1, ये धारा जो है वो आपकी हो गई I2, और ये जो है वो हमने धारा की चिन्ह को लिया। तब इसमें जो है वो हम किरचॉफ के लूप के नियम को लगाते हैं। तो KLL को लगाने पर तब यहां से जो है वो आपका हो जाएगा PI1 इज इक्वल टू RI2, ये समीकरण हो गई एक। अब दूसरा हम लेके चले तो दूसरा बंद पास जो है वो आपका हो गया BC DB BCDD, और इसको अगर हम लेके चले तो ये इस प्रकार से जो है वो आपका प्राप्त होता है, ये बिंदु B ये C और ये D। यहां पर जो है वो आपका प्रतिरोध हो गया Q, ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया S, इसमें जाने वाली धारा I1, इसमें जाने वाली धारा I2, और ये जो है वो आपका इस प्रकार से हमने चिन्ह को लिया। तब इसमें भी किरचॉफ के लूप के नियम को लगाया तो ये जो आपका हो गया QI1 इज इक्वल टू SI2, और ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाएं तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, तो ये जो आपका हो गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये जो है वो आपका ये सिद्ध होगा। अब यहां से देखिए कि S इज इक्वल टू आपका हो गया QR अपॉन P। अब यहां पर हम ये लेकर चले कि Q और P, और ये वर्ड जो है वो आपका हो गया R। तो यहां पर दो तीन चीजों को इसको याद रखना और समझना कि ये जो आपकी भुजाएं होती है AB और BC, ये भुजाएं जो है वो आपकी अनुपात में आई, तो इसलिए इनको जो है वो हम कहते हैं आनुपातिक भुजाएं। तो भुजा AB व BC ये जो है वो आपकी हो गई आनुपातिक भुजाएं, यानी कि इनमें रेशो होता है। दूसरा जो है वो आपका भुजा हुई AD, तो जो भुजा आपकी AD है, अब ये जो है वो आपकी क्या है ज्ञात भुजा, ये जो है वो आपकी हो गई ज्ञात भुजा, और भुजा जो आपकी CD है ये जो है वो आपकी कहलाती है अज्ञात भुजा, ये कहलाएगी अज्ञात भुजा। तो इसमें
Q अपॉन P, तो ये आपका P अपॉन Q का अनुपात हो गया। तो ये दोनों भुजाएं जो है वो आपकी कहलाएगी आनुपातिक भुजाएं। भुजा AD जो है वो आपकी कहलाएगी ज्ञात भुजा, और भुजा CD जो है वो आपकी कहलाएगी अज्ञात भुजा, जिसका कि प्रतिरोध का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। अब यहां से इसको देखो कि जब ये सेक जो है वो आपके संतुलन की स्थिति में होता है तो धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता, और ये जो है वो आपकी शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाएगी। अब यहां पर अगर हम इस भुजा BD और भुजा AC को जो है वो हम एक दूसरे से कन्वर्ट कर दें या एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दें, तो भुजा BD को AC से प्रतिस्थापित कर दें, तो जब भुजा AD को AC से प्रतिस्थापित कर दें तो यानी कि इस भुजा में तो धारामापी आ जाए और इस भुजा में अगर सेट आ जाए तो इनके सेट के संतुलन की अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये सेट जो है फिर भी आपका क्या रहेगा, संतुलित। लेकिन इसकी जो है वो आपकी सुग्राह्यता जो है वो आपकी परिवर्तित हो जाती है, तो इसकी सुग्राह्यता जो है वो आपकी वैरी कर जाएगी, लेकिन सेट के संतुलन की अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब इनमें जो है वो आपका एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर देते हैं और संतुलन की अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये जो आपकी भुजा है BD व AC, ये भुजाएं जो है वो आपकी कहलाती हैं संयुग्मी भुजाएं, संयुग्मी भुजाएं। तो ये भुजाएं जो है वो आपकी कहलाती है कंजुगेट आर्म्स या संयुग्मित भुजा। अब यहां पर हम एक और चीज को देखो, वो आपका ये कि जब सेक जो है वो आपके संतुलन की स्थिति में होता है तो ये जो है वो उसकी सुग्राह्यता पर निर्भर करे, तो ये सेक जो है वो आपका सबसे अधिक सुग्राह्य अवस्था में जो है वो आपका तब होता है जब ये प्रतिरोध P, Q, R और S ये सभी जो है वो आपके एक ही कोटि के हों। जब ये जो है वो आपके एक ही कोटि के होते हैं तो इसकी सुग्राह्यता जो है वो आपकी सबसे अधिक होती है, तो सुग्राह्यता जो है वो आपकी सबसे अधिक होगी कि जब ये जो है वो आपके चारों प्रतिरोध जो है वो आपके एक ही कोटि के हों, तो ये जो है वो आपका कहलाता है व्हीटस्टोन सेक। अब इसी को जो है वो हम न्यूमेरिकल में लेके चले, तो न्यूमेरिकल में लेने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये लेके चले कि इसको न्यूमेरिकल की दृष्टि से यहां पर जो है वो हमें दो तीन चीजों को ध्यान में रखना है। पहला जो है वो आपका ये होता है कि बिंदु B व D ये जो है वो आपके होते हैं समान विभव पर, तो अगर हमें ये दे रखा है कि बिंदु B व D जो है वो आपके समान विभव पर है। दूसरा या ये दे रखा हो कि बिंदु B व D के बीच विभवांतर शून्य हो, कि बिंदु B व D के बीच विभवांतर जो है आपका शून्य हो। तीसरी स्थिति को हम ये लेके चले कि जो आपका धारामापी है इस धारामापी में विक्षेप शून्य है। चौथा हम ये लेके चले कि धारामापी में धारा शून्य है या कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये सभी जो है अगर बिंदु B व D समान विभव पर है, बिंदु B व D के बीच विभवांतर शून्य है, या धारामापी में विक्षेप शून्य है, या धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। और चौथा जो है वो आपका ये दे रखा है कि ये जो है वो आपका एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये जो है वो आपका क्या है संतुलित। तो इन सभी कंडीशन में जो है वो आपका क्या होगा P अपॉन Q इसी करंट को आपका होगा R अपॉन S। तो ये जो है वो आपके एक संतुलित व्हीटस्टोन की कंडीशन को जो है वो आपका प्रदर्शित करेगा कि बिंदु B व D समान विभव पर, बिंदु B और D के बीच विभवांतर शून्य, धारामापी में विक्षेप शून्य, धारामापी में धारा का मान शून्य, या क्वेश्चन में जो है वो आपको यही दे रखा हो कि ये जो है वो आपके एक संतुलित व्हीटस्टोन को प्रदर्शित करते हैं।
अब इस कंडीशन में जो है वो हम क्या करते हैं कि यहां पर हम एक डायग्राम को लेकर चलें। ये हो गया ए, ये बिंदु हो गया सी, ये बिंदु हो गया बी, ये बिंदु हो गया डी। अब यहां पर हमने चार प्रतिरोधों को लगाया। एक आपका हो गया पी, दूसरा हो गया क्यू, आर और एस। अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक अन्य प्रतिरोध को लिया, वो आपका हो गया एक्स। अब यहां पर जो है वो आपका ये लिखा है कि बिंदु ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। अब ये हमें दे रखा है ए बी सी डी। अब इसके बीच में पांच प्रतिरोध जो है वो आपके लग रहे हैं, पी क्यू आर एस, और ये जो है वो आपका हो गया एक्स। अब ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध के मान को ज्ञात करना है, और यह हमें दे रखा है कि ये जो है वो आपका एक संतुलित वीट स्टोर है। संतुलित वीट स्टोर या इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो आपकी दे रखी हो, तब उस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होगा कि ये जो आपका प्रतिरोध x लगा है, प्रतिरोध x, ये जो है वो आपका क्या होगा, बेकार हो जाएगा, या ये जो है वो आपका क्रियाहीन होगा। तो इसमें जो पर कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, या इसको जो है वो हम क्या कहते हैं कि जब इसका इक्विवेलेंट परिपथ को बनाए तो इसको जो है वो हम इसमें से हटा देंगे। ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये बिंदु बी, ये बिंदु डी। अब यहां पर जो है वो आपका रहेगा पी, ये रह गया क्यू, ये रह गया आर और ये एस। अब ये जो है वो आपका इस रूप में जो है वो आपका परिवर्तित हो जाएगा। अब जब ये इस रूप में परिवर्तित हो गया तो यहां पर हम क्या करते हैं, P व Q को श्रेणी क्रम में, अब इसको हमने जोड़ा श्रेणी क्रम में, R व S को जोड़ा श्रेणी क्रम में, इसको भी हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो ये जो है वो हमें मिला R' या R' इजिकल P प्लस Q, R2 बराबर ये जो है वो आपका हो गया R प्लस S। अब ये परिपथ जो है वो आपका इस रूप में आ जाएगा। यहां पर एक प्रतिरोध ये, दूसरा प्रतिरोध ये, और ये जो है वो आपका हो गया R1, ये हो गया R2, ये बिंदु A और ये बिंदु C। अब ये दोनों जो है वो आपके हो गए समान वितरण में, तो यहां से टोटल जो है वो आपका निकल कर आया 1/R3 इसी करंट 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये जो आपका हो गया R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 1/R3, तो R3 इज इक्वल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो है वो आपका हो गया P प्लस Q R प्लस S अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो ये जो है वो आपका इसका प्रतिरोध जो है वो आपका ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में जो है वो हम जब वीटस्टोन शेप जो है वो आपका दे रखा तो उस कंडीशन में हम तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो आपका इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब दूसरा हम ये लेकर चले कि यहां पर हम एक अन्य परिपथ को लेकर चले। ये हो गया R1, ये R2, ये R3, ये R2
और ये R, ये बिंदु B और ये बिंदु D। अब यहां पर जो है वो आपके तीन प्रतिरोध रखे R1, R2, R3 और उसको हमने इस क्रम में लगाया है और ये जो है वो आपका एक असंतुलित वीट स्टोन है। जब ये जो है वो आपका असंतुलित वीट स्टोन है तो इस कंडीशन में जो है वो आपका इसका तुल्य प्रतिरोध जो है वो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है वो आपका क्या है 2R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2R3। तो ये जो है वो आपका तब लागू होगा जब ये जो है वो आपका एक असंतुलित वीट स्टोन को दे रखा हो और इसकी कंडीशन जो है वो आपकी क्या हो R1 R1 R2 R2 और ये जो है वो आपका R3। तो इस कंडीशन में जो हम तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे वो तुल्य प्रतिरोध जो है वो आपका ये निकल के आएगा R = 2R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2R3। तो ये जो है वो आपकी हमने दो स्थितियों को इसको लिया। अब एक अन्य स्थिति को और हम लेके चले, वो स्थिति जो है वो आपकी ये है। देखो स्टूडेंट, ये जो है वो आपका एक ये स्थिति को दे रखा है। अब हमें क्या करना है, बिंदु B और B इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध के मान को ज्ञात करना है। अब यहां पर भी 5 प्रतिरोध आपके हैं P, Q, R, S और बीच में जो है वो आपका X। अब बिंदु B और D के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध के मान को ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि यहां से हमने किसी धारा को प्रवाहित किया, ये धारा जो है वो आपकी हो गई I। अब यहां पर जो है वो आप क्या है कि इस बिंदु तक पहुंची B तक, तो इसके जाने के तीन मार्ग जो है वो आपके हो गए। एक धारा जो है वो आपकी गई I1, दूसरी धारा जो है वो आपकी गई I2, तीसरी धारा जो है वो आपकी हो गई I3। अब ये तीन भागों में जो है वो आपकी धारा का विभाजन हुआ। जब यहां से जो है वो आपकी I1 धारा है तो ये P और R ये दोनों प्रतिरोध जो है वो आपके श्रेणी क्रम में होंगे। तो P व R ये दोनों जो है वो आपके हो गए श्रेणी क्रम में। दूसरा ये I3 जो है वो आपकी Q और S में से होकर जा रही है। तो यहां पर जो है वो आपका क्या हुआ Q व S ये भी आपके हो गए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब इससे जो हमें मिला वो आपका हो गया R1, इससे जो मिला वो आपका हो गया R2। अब इसका इक्विवेलेंट परिपथ अगर हम लेकर चले तो वो परिपथ जो है वो आपका इस प्रकार से बनेगा। ये बिंदु हो गया B, ये बिंदु हो गया D। अब ये जो है वो आपका R1, ये X और ये R। अब ये तीनों जो है फिर आपके किसमें हो गए समांतर क्रम में। तो यहां से जो है वो आपका रिजल्टेंट मिला वो आपका R3। तो 1/R3 = 1/R1 प्लस 1/X प्लस 1/R2। अब एलसीएम जो है वो आपका हो गया R1, X और R2। तो ये जो है वो आपका X R2 प्लस R1 R2 प्लस R1X और ये 1/R3। तो R3 ये बराबर आपका हो गया R1 R2X अपॉन X R2 प्लस R1 R2 प्लस R1X। तो इस प्रकार से ये तीनों संरचनाएं जो है हमने ली, वो तीनों संरचना जो है वो आपकी दिखने में वीटस्टोन ब्रिज होती है, लेकिन तीनों का परिमाण जो है वो आपका अलग अलग निकल कर आता है। ये जो है वो आपका असंतुलित और ये भी आपका एक हमने विकर्ण को लिया और उसके सिरों पर तुल्य प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया।